हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक सेल, यही है, स्पेसिफिक सेल पे अपना इंपैक्ट डालते हैं। टारगेट सेल्स आर सेलेक्टिवली रिसेप्टिव टू अ सर्टेन हार्मोन, और वो जो मुख्य जो टारगेट सेल होती है वही रिसेप्शन के लिए बनी हुई होती है उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, राइट। तो सेलेक्टिव साइट्स होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी ये अपना इंपैक्ट वही क्रिएट कर देंगे। ए टारगेट सेल ऑन द अदर हैंड कैन रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल हार्मोन्स। जो टारगेट सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन है, तो एपिनेफ्रिन अगर बॉडी में है तो उसकी अपनी एक टारगेट सेल है कि वो पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन देगा। अगर वो पिट्यूटरी के अलावा कहीं जाएगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चाइनीज जानता है और दूसरा इंग्लिश जानता है, ऐसा समझ लीजिए। दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो तभी होगा जब दोनों सेम भाषा को जानेंगे, बट वो उसकी नहीं है, तो वो रिसेप्टिव सेल नहीं है, राइट। लेकिन पिट्यूटरी में जहां पर एपिनेफ्रिन सेलेक्ट होगा, प्राप्त होगा, वहां पे कोई दूसरा हार्मोन भी सेलेक्ट हो सकता है। यानी टारगेट सेल पे बहुत सारे हार्मोन्स सेलेक्ट हो सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हार्मोन के लिए बहुत सारी सेलेक्टिव सेल्स होंगी। यानी वो वहां पे सेलेक्ट होगा या नहीं होगा ये नहीं हमें पता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हो सकता है कि हाइपोथैलेमस से एपिनेफ्रिन सीक्रेट हो रहा है या थायराइड से एपिनेफ्रिन सीक्रेट हो रहा है, तो वो जा तो बहुत जगह पे रहा है, वो थैलेमस के पास में भी जा रहा है और टेम्पोरल तक भी पहुंच रहा है, लेकिन वो टेम्पोरल या थैलेमस के लिए कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा जब तक कि पिट्यूटरी उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टारगेट सेल उसके लिए कौन सी है? रिसीविंग सेल, वो पिट्यूटरी पे है, राइट। इसका मतलब हार्मोन का प्रभाव सिर्फ उस जगह पे होता है जहां पे वो रिसीविंग सेल होती है, ठीक है। जहां पे रिसीविंग सेल होती है, वो रिसीविंग सेल एक हार्मोन नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स को प्राप्त करने के लिए होती हैं। जैसा हार्मोन मिलेगा उस तरीके की वहां पे गतिविधि हो जाएगी। इतनी बात आ रही है समझ में? चलिए, सो द सर्टेन हार्मोन्स हैव एन इफेक्ट ऑन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। मैंने एपिनेफ्रिन का एग्जांपल दिया, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर भी इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए एक एगोनिस्ट का काम करेगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लिए एगोनिस्ट का काम करेगा, राइट। तो अगर ये आपको अच्छा महसूस करवा रहा होगा, अगर ये आपको अच्छा महसूस करवा रहा है, कोई ऐसा हार्मोन है जो आपके रिवॉर्ड सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, तो फिर वो सेरोटोनिन का एगोनिस्ट हो गया, क्योंकि वो सेरोटोनिन के रोल को मिमिक कर रहा है। अगर वो किसी चीज को रोक रहा है, अगर वो किसी एक घटना को रोक रहा है, तो फिर वो क्या हो गया? एंटागोनिस्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे कि हेलोपेरिडोल है, एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अब वो अगर वो लिक्विड अगर आपके शरीर में जाता है, चाहे बाहर से और चाहे किसी आंतरिक क्रिया की वजह से, तो वो क्या करेगा? वो डोपामिन को रोक देगा। अब डोपामिन को रोकेगा तो क्या होगा? आपकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। वो डोपामिन के सीक्रेशन को ही समाप्त कर देता है, बंद ही कर देता है, बिल्कुल। इसे ब्लॉक कहते हैं। जब भी ये होगा तो वो बंद हो जाएगी। तो हेलोपेरिडोल एक ड्रग है। ये ड्रग जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ये रोल किसका निभा रही है? हार्मोन का रोल निभा रही है। लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए कौन सा रोल निभा रही है? ब्लॉक करने का निभा रही है, रोकने का निभा रही है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन भी काम करते हैं। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसने अगर किसी एक व्यक्ति पे बंदूक टांग ली, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इसे मारना नहीं चाहते, तो फिर पुलिस के पास में एक तरीका होता है कि उसके पास में हेलोपेरिडोल के वो होते हैं इंजेक्शंस, और वो उसको दूर से बंदूक से उसको मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही उसको हेलोपेरिडोल लगा तो वो क्या होगा? शांत। अब वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसको कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, आपको जान से मारने की जरूरत नहीं हुई। इज इट क्लियर? जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, वो क्या करता है? वो दिमाग को ही बंद कर देता है, लेकिन हेलोपेरिडोल केवल आपकी एक्टिविटी को बंद करेगा। सो दिस इज इट। खैर, द एंडोक्राइन सिस्टम इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल
इंपैक्ट भी क्रिएट करता है, इसलिए इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं, सेलेक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम को। कौन सा सेलेक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम है? ऊपर के चार, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी एंड थायराइड, इनको मिला करके बहुत बार क्या कहते हैं हम? इसे हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी, न्यूरोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। टू स्ट्रेस दी क्लोज रिलेशनशिप वी विल फाइंड बिटवीन हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। हम अभी बात करेंगे इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेशन की, तो उसको दर्शाने के लिए हार्मोन का इफेक्ट कैसा होता है। हार्मोन का जो इफेक्ट होता है उसको कहा जाता है एंडोक्राइन इफेक्ट। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम का जो इंपैक्ट है उसे एंडोक्राइन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ये एंडोक्राइन इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है पैराक्राइन इफेक्ट और दूसरा होता है ऑटोक्राइन इफेक्ट। क्या होता है? पैराक्राइन इफेक्ट और ऑटोक्राइन इफेक्ट। पिछली बार ईवीजीसी का पेपर हुआ है तो उसमें बोल्ड रिस्पांस भी पूछा जा चुका है, और बोल्ड रिस्पांस बहुत अंदर की बात है, राइट? तो इसलिए कोई लिमिटेशंस नहीं है यहां पे। बाकी बात रही नेट के पेपर में, तो आप प्रीवियस पेपर देख लेंगे तो आपको सारे पेपर्स में ये दिख ही जाएगा कि ये सारी चीजें बड़े कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं ब्रेन के सेक्शन से पूछी जाने वाली। 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके इस सेक्शन से, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से, और उसमें 3 क्वेश्चन नेट के पेपर में ऐसे होते हैं जो कि आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। और वहां पे जो आज की डेट में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक स्लीप नहीं रहा, आज उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो गया है? हार्मोन, क्योंकि लोग इसे कम पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उनके लिए जो दूसरा सेक्शन जो कंप्लीट हो गया है वो क्या, जो मुख्य हो गया है वो कौन सा है? टेस्टिंग। थर्ड सेक्शन है बायोलॉजिकल बेसिस में जो ट्विन स्टडीज वगैरह जो हो रही हैं वो, तो वो हम इसके बाद करेंगे। जब हम हार्मोन कर लेंगे इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आई टोल्ड यू, इसके बाद में हम टेस्टिंग करेंगे, नॉन इन्वेजिव मेथड, स्लीप और फिर ट्विन स्टडीज। दैट्स इट, ये हमारा काम है इस सेक्शन को लेकर के। द मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन गो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू इफेक्ट दी, अब यहां पे क्या बोला हमने? मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता बल्कि डायरेक्टली वो न्यूरो सिस्टम को ही इंफॉर्मेशन दे देता है। ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं इफेक्ट करने के लिए डिस्टेंट ऑर्गन को। सम ऑन दी अदर हैंड, जबकि कुछ ऐसे होते हैं एक्ट मोर लोकली, वो स्पेसिफिक उसी लोकल एरिया पे चले जाते हैं जहां पे उन्हें इंपैक्ट डालना होता है बजाय ब्लड स्ट्रीम में जाने के। तो ऐसा नहीं है कि सभी हार्मोन्स, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसमें भी रिसेप्टिव साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? रिसेप्टिव साइट्स होती हैं, यानी जहां पे इन्हें रिसीव किया जाएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मोर लोकली बिहेव करते हैं, इवन ऑन दी सेल दैट सीक्रेटेड इट, खास करके उन सेल पे भी जिनसे ये निकलते हैं। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज इफेक्ट्स द टर्म एंडोक्राइन एक्शन या एंडोक्राइन इफेक्ट यूज किया जाता है, इज यूज टू डिस्क्राइब ए डिस्टेंट एक्शन। पैराक्राइन एक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब मोर लोकलाइज्ड एक्शन। अगर किसी हार्मोन से, किसी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन डायरेक्ट जाके किसी लोकलाइज्ड फंक्शन को चार्ज कर देता है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्रेन के या बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को इंफॉर्मेशन देता है वो डायरेक्टली, बजाय ब्लड स्ट्रीम में बहने के। तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? इस इफेक्ट को कहते हैं पैराक्राइन इफेक्ट। is used to describe localized effect, whereas autocrine action is used to describe hormone that acts on cell that released it. जिस सेल से वो रिलीज होता है उसी पे अगर वो इंपैक्ट कर रहा है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो फिर उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्राइन कहेंगे। ऑटोक्राइन यानी खुद पे, और पैराक्राइन यानी किसी दूसरे लोकलाइज्ड स्पेसिफिक एरिया पे। इज इट क्लियर? तो दो प्रकार का एक्शन हो रहा है, खुद पे या दूसरे पे। इज इट क्लियर? चलिए